भर्ती विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न 13 पेज नंबर 73। प्रश्न, किन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को 1773 ईस्वी का विनिमय अधिनियम पारित करना पड़ा? रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी के पारित होने के क्या कारण थे? उत्तर, मुगल शासक से जब कंपनी के हाथ में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार आ गए तो कंपनी ने इन प्रदेशों में न्याय एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न सुधार किए, लेकिन उनमें से कोई भी कार्य इस दशा में उचित व्यवस्था न कर सका। इसके विपरीत इसका प्रभाव उल्टा ही पड़ता था। चारों ओर जनता में असंतोष, अधिकारियों में भ्रष्टाचार तथा न्याय प्रशासन में पक्षपात बढ़ता गया। इसके साथ ही कंपनी की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। संक्षेप में प्रचलित व्यवस्था के निम्नलिखित मुख्यतः दोष थे। पहला, कंपनी के जिन कर्मचारियों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगाया गया था उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। इस कारण वह अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अनुचित एवं भ्रष्ट संसाधनों से अपनी राय लगाने लगे, जिनसे प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला गया। दूसरा, कंपनी के अधिकारियों को अपने पदों पर कार्य करने के साथ साथ व्यक्तिगत व्यापार की छूट की, अतः वह अपना अधिकतर समय अपने व्यक्तिगत व्यवहार को देखने में लगते थे तथा धीरे धीरे अपने कर्तव्य से विमुख होकर कृतित्व विमूढ़ हो गए थे। अधिकारियों के अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने से वह कंपनी द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को भली भांति नहीं निभा रहे थे। इस कारण मालगुजारी की वसूली बहुत घट गई। कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में राजस्व की अदायगी में भारी खर्च करना पड़ रहा था। इस व्यवस्था से जहां एक ओर कंपनी के कर्मचारी निरंतर दिन दूसरे रात चौगुनी होते चले जा रहे थे, वहां कंपनी की आमदनी घटती जा रही थी। फलस्वरूप कंपनी निर्धन होती चली जा रही थी। चौथा, सामान्य जनता भ्रष्ट एवं निरंकुश अधिकारियों से बहुत परेशान थी। उसको कोई न्याय सुलभ नहीं था। चारों ओर त्राहिमाम मचा रहा था। इसी समय बंगाल में विख्यात दिवक्ष भी पड़ा, जिससे वहां की लगभग 1/4 जनता की अकाल मृत्यु हो गई तथा कंपनी की कमियों प्रत्येक को दृष्टिगोचर होने लगी। उपरोक्त परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ कमियों का आभास करने लगे। कंपनी की आर्थिक स्थिति 1771 ईस्वी तक दिवालियेपन की हो गई थी। अकेले अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रार्थना करने को मजबूर होना पड़ा। पहले तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की कार्यकलापों की उचित जांच कराने के लिए एक गुप्त समिति का गठन किया। तत्पश्चात उसकी रिपोर्ट मिलने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद में 18 मई 1773 को एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो 10 जून 1773 को संसद द्वारा पारित किया गया था। 31 जुलाई 1773 ईस्वी में सम्राट द्वारा स्वीकृति होने पर विनिमय अधिनियम के नाम से पुकारा गया। इस विधेयक का उद्देश्य कंपनी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली बनाना तथा शक्तिशाली न्याय को स्थापित करना था। प्रश्न 13 ब, विनियमन अधिनियम 1773 के उपबंधों एवं दोषों का वर्णन कीजिए।
ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान में परिवर्तन कंपनी के प्रशासन को सुधारने तथा उनमें से स्थिरता लाने के उद्देश्य से कंपनी के संविधान में परिवर्तन किया गया। विनियमन की इस नवीन व्यवस्था के अनुसार भविष्य में प्रत्येक संचालक का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। संचालक मंडल में 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्यों को नियमित रूप से हर वर्ष पदयुक्त करने की व्यवस्था कर दी गई। कंपनी के नियंत्रण में छोटे छोटे नए व्यापारियों द्वारा उसके अंश क्रय करने के कारण संक्षेप में करने रोकने के लिए यह भी व्यवस्था कर दी गई कि भविष्य में कंपनी के संचालकों के चुनाव में केवल वे ही अंशधारी भाग लेंगे जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड का कंपनी में स्टॉक होगा। इसके अलावा प्रमुख व्यवस्था यह भी की गई कि कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया था। दूसरा, बंगाल का सरकार का पुनर्गठन। बंगाल की प्रेसिडेंसी में व्याप्त भ्रष्टाचार प्रशासनिक व्यवस्था को दोष मुक्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता की सरकार का पुनर्गठन किया गया। यह निश्चित किया गया कि भविष्य में वहां की प्रशासनिक व्यवस्था तथा सेना के संरक्षण के उत्तरदायित्व के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी तथा उनको सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद गठित की जाएगी जिसके सहयोग से वह न्याय प्रशासन का कार्य करेगा। प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया तथा उसके सलाहकारों में सुश्री जॉन कैल्वनी, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बोरवेल तथा फिलिप फ्रांसियो को नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल को भविष्य में मनोनीत करने तथा उन्हें पदयुक्त करने का अधिकार कंपनी के संचालक मंडल को सौंपा गया। गवर्नर जनरल तथा परिषद के सदस्यों को कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, किंतु उसे कंपनी के संचालक मंडल की सत्युत्पत्ति का क्राउन द्वारा उससे पूर्व की पदयुक्त किया जा सकता था। इसके साथ ही विनिमय किया गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद की अवहेलना करते हुए कोई भी निर्णय प्रदान नहीं करेगा तथा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर तथा उसकी परिषद युद्ध संबंधी मामलों में गवर्नर जनरल के अधीन रहकर कार्य करेगी। तीसरा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार सम्राट को दिया जाना। विनियमन अधिनियम की एक व्यवस्था ने सम्राट को यह अधिकार प्रदान किया कि वह आवश्यकता अनुभव होने पर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रांतों के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की व्यवस्था कर सकता है तथा यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार से आधारयुक्त होगा तथा उनका गठन अंग्रेज न्यायाधीश करेंगे। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना। इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रधान अधिकार से 29 मार्च 1774 को एक राजज्ञा जारी करके ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज तृतीय ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की, जिसमें सर एलियज एम्पे को इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया तथा सहायक न्यायाधीश के रूप में रॉबर्ट चैम्बर, स्टीफेन सीजर तथा जॉन हायर्ड की नियुक्ति की गई। प्रत्येक न्यायाधीश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होनी रखी गई। इसके सभी न्यायाधीशों को इंग्लैंड किंग बैंक के रूप न्यायाधीशों के समान स्तर प्रदान करते हुए इस न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा प्रदान किया गया। इस न्यायालय को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए थे।
जिसमें दीवानी, फौजदारी एवं नौ सैनिकों विवादों के निर्णय करने अलावा सामान्य के न्यायालय के रूप में कार्य करने, विभिन्न न्यायालयों के कार्यों का अधीक्षण करने तथा उनके कार्यों को नियमित करने के लिए भ्रमाधिकार लेख जारी कर सकने के अधिकार मुख्य हैं। विधानी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर। इस अधिनियम की 36वीं धारा के अंतर्गत कलकत्ता की सरकार को न्याय व्यवस्था प्रदान एवं शक्ति की रक्षा के लिए नियम, उपनियम एवं अध्यादेश पारित करने का अधिकार था। इस कानूनों का उल्लंघन करने वाले को उचित दंड देने का अधिकार सरकार का था। उनको न मानने वाले पर जब्ती का कार्य करने के लिए भी वह अधिकृत थे। कानून को नियमित करने के लिए दो बातें आवश्यक थीं। पहला, उसके द्वारा पारित समस्त कानून उचित हो एवं गवर्नर जनरल एवं परिषद द्वारा पारित किसी भी कानून को तब तक मान्यता प्राप्त नहीं होती है जब तक कि वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में निलंबित न करा लिया गया हो तथा प्रकाशित न किया गया हो। विनिमय अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल एवं परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि को 2 वर्ष की अवधि के अंतर्गत बिना किसी अपील के सम्राट स्वयं ही अस्वीकृत कर सकता था। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत निर्बंधन के अस्वीकार कर देने पर 60 दिन की अवधि के अंदर अपील सम्राट के न्यायालय में विचारार्थ भेजी जा सकती थी। इस प्रकार इस योजना के 2 प्रमुख गुण थे। प्रथम, इस व्यवस्था से कानूनों की स्वीकृति के लिए इंग्लैंड स्थित संचालकों के न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने में लगने वाला समय बचाने लगा तथा दूसरे, गवर्नर जनरल के असीमित विधि निर्णय पर अंकुश लगा गया। 6वां, व्यापार करने एवं भेंट लेने का निरोध। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल एवं परिषद के सदस्य तथा न्यायाधीशों को व्यक्तिगत व्यापार करने तथा प्रजा से उपहार लेना वर्जित कर दिया गया था। कोई भी अधिकारी, सेना तथा दीवानी प्रशासन संबंधी अब तक किसी भारतीय अथवा अन्य व्यक्ति से उपहार स्वीकृति नहीं कर सकता था। इस अधिनियम से पूर्व कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। इस अधिनियम के द्वारा उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई। शांति न्यायाधीश का गठन। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शांति न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया। इनका कार्य न्याय प्रशासन को संरक्षण प्रदान करना था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विनिमय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उपबंधों के द्वारा पूर्ण गठित न्याय प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार के सुधार हो सकते थे तथा ब्रिटिश सरकार किसी सीमा तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को अपने नियंत्रण तथा निर्देश में लाने में असफल हो सके। अतः शीघ्र ही असंतोष फैलने लगा तथा नए सुधारों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। विनिमय अधिनियम 1773 के दोष। इसमें पारित विनिमय अधिनियम मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों को सामने रखते हुए बनाया गया। प्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी की निरंकुशता पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना तथा दूसरा, इस देश में व्यापक अधिकारियों से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर नामक एक ऐसे न्यायालय की स्थापना करना जो न्याय प्रशासनिक क्षेत्र में सर्वोच्च रहते हुए न्याय प्रशासनिक व्यवस्था को उसके विभिन्न दोषों से मुक्त
कर सके। जब यह अधिनियम कार्यान्वित हुआ तो अनेक नई कठिनाइयां सामने आई तथा उनके विषमताएं उत्पन्न हो गईं। इस अधिनियम में निम्नलिखित दोष थे। पहला, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के बीच में उत्पन्न समांतर विनिमय। अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि भविष्य में किसी भी विषय पर गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुत से निर्णय करेंगे। अतः वॉरेन हेस्टिंग्स को, जिसे प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, इस निर्देश का पालन करना आवश्यक हो गया। परंतु उसकी परिषद के अधिकतर सदस्य, जिन्हें क्राउन द्वारा नामांकित करके इंग्लैंड से भारत भेजा गया था, के मन में यह धारणा थी कि भारत में बदअमनी तथा कुव्यवस्था के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ही जिम्मेदार हैं। सलाहकारों पर गवर्नर जनरल का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं था। फलस्वरूप यह पहला अलग राग लाते थे। अतः वे अधिकार उसकी नीति का विरोध ही किया करते थे। इस कारण वॉरेन हेस्टिंग्स को इस देश परिस्थितियों के अनुकूल, जिसके उनकी परिषद के सदस्य पूर्णतः अनभिज्ञ थे, अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना कठिनतर होता चला गया। इतना ही नहीं, आगे चलकर उसे अपना पद त्याग कर इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। दूसरा, गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के मध्य विवाद उत्पन्न होना। अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्य के विरुद्ध राजद्रोह तथा महाअपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया सकेगा तथा इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में चल रही किसी कार्यवाही अथवा वाद के अंतर्गत न गिरफ्तार किया जा सकेगा और न बंदी बनाया जा सकेगा। किंतु इस अधिनियम में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई कि शासकीय कार्यों या लोग सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से परे रहेंगे। अतः से कर अपने अधिकारों के अधीन गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के कार्य प्रायः सुप्रीम कोर्ट तथा उनके बीच मतभेद के कारण बन जाते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन पर भी अपना अधिकार मानती थी, जबकि दूसरे पक्षकार को यह अपने अधिकारों के प्रति अतिक्रमण प्रतीत होता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर तथा कंपनी के न्यायाधीशों के बीच मतभेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को जो क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था, उसके अंतर्गत उसे कोलकाता के अतिरिक्त बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में रहे निवासियों से संबंधित मामलों को तय करने का अधिकार प्राप्त था। किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स की 1772 ईस्वी की न्यायिक योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में न्याय प्रशासन के लिए कंपनी के न्यायालयों का गठन किया जा चुका था, जो कलकत्ता स्थित सदर अदालतों में अधीन कार्य कर रहे थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में दो समांतर न्यायालयों की श्रृंखला कार्यरत थी, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ब्रिटिश का न्यायालय होने के कारण स्वयं को ऊंचा मानते हुए कंपनी के न्यायालयों पर अधिकार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार को लेकर इन पदों के बीच मतभेद रहने लगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का क्षेत्राधिकार बहुत अस्पष्ट था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शांति न्यायाधीश बनाकर उन्हें यह अधिकार तो दे दिया गया था, वह उन मामलों को तय कर सकेंगे जिनके क्षेत्राधिकार दीवानी तथा फौजदारी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, लेकिन अन्य भारतीय भी उनके क्षेत्राधिकार के अधीन रखे गए थे। यह नहीं कि अस्पष्ट प्रश्न था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जिस पर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया हो को एक बार तो स्वयं कलकत्ता जाकर वहां बैरिस्टर को बड़ी बड़ी फीस देकर क्षेत्राधिकार संबंधी अपनी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट के मामले रखती ही पड़ती थी, चाहे मामला गलत हो या सही। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी के द्वारा वाद योजित कर दिया जाने पर पक्ष के किसी भी व्यक्ति को
व्यक्ति को उसके सामने आने को मजबूर करना पड़ता था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, किसान हो या जमींदार। स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े जमींदार उसे अपना अपमान समझते थे और छोटे किसानों का अनावश्यक शोषण होता था, जिसके कारण उसके विमुख होने से कंपनी की मालगुजारी की वसूली में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 5वां, क्राउन्स का कंपनी पर अधूरा नियंत्रण। इस अधिनियम के माध्यम से क्राउन्स ने कंपनी की कार्यवाही को अपने अधीन लेने का प्रयास किया तथा ऐसी व्यवस्था की जिससे कार्यपालिका अपना सर्वोच्च स्थान त्याग कर न्यायपालिका के अधीन हो जाए, अर्थात क्राउन्स द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का स्थान सर्वोपरि हो जाए। इसके अलावा गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्य एवं कंपनी के अधीन कार्य कर रहे मालगुजारी से संबंधित तथा सामान्य अन्य प्रशासन से संबंधित सभी अधिकरण उसके निर्देश में कार्य करे तथा उसकी अधीनस्था स्वीकार करे, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर रही। कोई एक दूसरे से साथ आध्यात्मिकता के साथ कार्य करने में रुचि नहीं लेता था। कंपनी का कोई भी कर्मचारी इस अधीनस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि आए दिन बात को लेकर आपस में मतभेद फूटने लगे। 6वां, विधि के प्रतिपालन की अस्पष्टता व्यवस्था। इस अधिनियम में स्पष्ट शब्दों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी विधि का अनुसरण करेगा। फिर भी यहाँ के न्याय प्रशासन में मेयर न्यायालय अंग्रेज विधि के सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे थे, अतः सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को अपना लिया, परंतु इसकी गूढ़ता एवं कठोरता भारतीय परिस्थितियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। लॉर्ड मैकाले ने इसके बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय प्रशासन जनता को भयभीत करने वाला प्रशासन था। कोई नहीं जानता था कि कब कैसा निर्णय इस न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। सब कुछ अनिश्चित सा था। इस न्यायालय के न्यायाधीश भारतीयों के रीति रिवाजों में सर्वथा अनभिज्ञ थे, अतः उनके फैसले तथा आदेश भारतीयों के लिए अनाजानीय भाषाओं के सामने थे। इस न्याय व्यवस्था ने भारतीयों को उतना जितना भयभीत किया, उसकी तुलना में ऐसा तथा यूरोप के समस्त अत्याचारियों द्वारा की गई क्रूरता भी इससे कम थी।